जो लोग कभी किसी सांप द्वारा जिंदा निगले गए हैं वे जानते हैं कि सांप सिर्फ निगलते हैं, वे अपने शिकार को कभी वापस नहीं उगलते। और मैंने भी 1 मीटर लंबे ब्लैक मम्बा को निगल लिया था। उसका आकार भले ही बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने घिन और उल्टी आने की भावना को सहते हुए उसे निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब ग्लोबल म्यूटेशन फटेगा तो दुनिया की लगभग 70% जीवित प्रजातियां राक्षसों में बदल जाएंगी। और यह मम्बा भी उन्हीं में से एक था, ठीक मेरे सामने। मेरी पिछली जिंदगी में यही सांप एक बेहद भयानक ब्लैक पाइथॉन बन गया था, और केवल तभी जब मैं इसे निगल लेता मैं इसके साथ साथ इवॉल्व कर सकता था। इसलिए ग्लोबल म्यूटेशन से 3 घंटे पहले पुनर्जन्म लेने के बाद मैं तुरंत अपने कमरे से भागा और सीधे अपने घर के पीछे वाली पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा, उस मांबा को पागलों की तरह ढूंढते हुए। इस जीवन में उसकी असली भयानक ताकत के बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। मेरी पिछली जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे थे जो सुपर वॉरियर्स बने थे और जिन्हें कोई विशेष शक्ति मिली थी। कुछ लोगों के पास जागने का मौका था, लेकिन वह सब म्यूटेशन के बाद की बात थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं उस शक्ति को कभी जगा नहीं पाया। मैंने आधी जिंदगी तक कड़वी लड़ाइयां लड़ी और आखिर में एक म्यूटेटेड क्रिएचर द्वारा मारा गया। इसलिए इस बार मैंने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। लगभग 2.5 घंटे बाद मुझे झाड़ियों के बीच एक काला मांबा दिखाई दिया जो एक पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इसे जिंदा कैसे निगलूं, तभी अचानक पास से म्याऊं की आवाज आई। एक बड़ा और ताकतवर काला बिल्ली उस ब्लैक मम्बा को देख चुका था। उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगा। जब दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से भी कम रह गई तो मांबा अचानक झपट पड़ा। बिल्ली और सांप आपस में उलझकर जमीन पर लुढ़कने लगे। कुछ ही पल बाद चक्कर खाया हुआ मांबा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उस बिल्ली को उसे लेकर भागने कैसे देता। वह जैसे किसी मसालेदार स्वादिष्ट शिकार पर टूट पड़ा था और अपने पंजों से बार बार वार कर रहा था। थोड़ी ही देर में ब्लैक मम्बा इतना घायल हो गया कि वह मौत के किनारे पहुंच गया। ठीक उसी समय जब बिल्ली सिर ऊंचा और सीना ताने उसे खाने ही वाली थी, मैं अचानक झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। डरी हुई काली बिल्ली कई मीटर दूर उछल गई और फिर मुड़कर मुझे घूरने लगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने एक हाथ से मांबा को पकड़ा और समय देखा, 4:59। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया था। वह काली बिल्ली अभी भी दूर खड़ी मुझे घूर रही थी, जैसे कह रही हो कि अगर यह 2 पैरों वाला इंसान बीच में ना आता तो मैं अब तक उस मसालेदार शिकार को खा चुका होता। लेकिन मुझे पता था कि वह इसे खा ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब समय 59 मिनट और 30 सेकंड हो चुका था। ऑनरोरा बोरेलिस बस आने ही वाला था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अगले 20 सेकंड के भीतर इस 1 मीटर लंबे मम्बा को निगलना था। जैसे ही समय 59 मिनट 30 सेकंड हुआ, मैंने गहरी सांस ली। अंतिम 10 से 20 सेकंड की गिनती शुरू हो चुकी थी। आसमान का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा और मुझे पता था कि ऑरोरा बोरियालिस पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल में उतरना शुरू कर चुका है। मैंने बिना झिझक तुरंत मुंह खोला और उसे निगलना शुरू कर दिया। उल्टी आने की भावना को दबाते हुए मैंने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। मैं अभी भी महसूस कर सकता था कि ब्लैक मम्बा मेरे पेट के अंदर तड़प रहा है, लेकिन उसी क्षण एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने चुपचाप पूरे आसमान को ढक लिया। उसी समय मेरे शरीर के अंदर एक जोरदार कंपन हुआ और जो मांबा अभी तक तड़प रहा था वह जैसे आग के सांप में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर के अंदर आग जल रही हो। सफलता। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक हल्की, लगभग बच्चे जैसी आवाज गूंजी। मास्टर, मैं वही ब्लैक मम्बा हूं जिसे तुमने अभी निगला है। लगता है तुम एक रिइंकार्नेटेड इंसान हो। तुम्हारी पिछली जिंदगी तुम्हारी यादों के अनुसार बेहद उथल पुथल भरी थी। तो मैं इतना शक्तिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे निगलने का जोखिम उठाया। तुम मेरी यादें देख सकते हो मास्टर, क्योंकि अब हम दोनों एक हो चुके हैं। हम अलग नहीं हो सकते। हमारी पिछली जिंदगियां बहुत समृद्ध थीं। हमारी पिछली जिंदगियां बहुत समृद्ध थीं, लेकिन इस शरीर का पूरा नियंत्रण तुम्हारे पास है। मुझे सच में खेद है, मुझे नहीं पता क्या कहूं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। इस बार हमारा भविष्य पिछली जिंदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम याओ याओ होगा, इस जीवन का सर्वोच्च स्वामी।
तभी दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा, वही काली बिल्ली जिसने माम्बा को पकड़ने की कोशिश की थी, अब एक बेहद डरावने मॉन्स्टर कैट में बदल चुकी थी। यह देखकर श्यावा याओ गरजा और उस बिल्ली को घूरने लगा। वह मॉन्स्टर कैट सीधे मुझ पर झपटी। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और कुछ ही क्षण बाद वह दानव जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसके मांस और खून को निगलना शुरू कर दिया। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के अंदर एक गर्म धारा बह रही है और मेरी कोशिकाएं पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। मैंने अपनी पिछली जिंदगी की कल्टीवेशन मेथड आजमाई, लेकिन सच में मैं सूर्य की रोशनी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। ताकत बढ़ाने के लिए मुझे शक्तिशाली मांस और खून को ही निगलना पड़ेगा। पहले मुझे लगता था कि जागने के बाद अलौकिक योद्धा तारों की रोशनी को एब्सॉर्ब करके कल्चरेशन करते हैं, लेकिन मैं उन सुपर वॉरियर्स में से नहीं हूं। इसलिए मुझे आज की सूर्य रोशनी और पहले की रोशनी में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। तभी याओ याओ ने कहा, मास्टर, हमारी पिछली जिंदगियां बहुत समृद्ध थीं। मास्टर, हमें बदला लेना होगा। मेरी पिछली जिंदगी के स्कूल में एक आदमी था जो मुझे ऐसे गालियां देता था जैसे मैं कोई जानवर हूं। अब हम जाकर उसे मारेंगे। उसकी यादें मेरी यादें बन चुकी थीं। इसलिए शिया वायु अच्छी तरह जानता था कि मैं उस कायर से कितनी नफरत करता हूं। जिस आदमी को मैं मारने वाला था वह उसी स्कूल का छात्र था जहां मैं पढ़ता था, एक अरबपति कंपनी मालिक का बेटा और एक सैन्य क्षेत्र का बड़ा अधिकारी भी। हालांकि रहस्यमयी शक्तियां अभी 3 घंटे के भीतर पूरी दुनिया में फैलने वाली थीं, लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर म्यूटेशन शुरू नहीं हुआ था। जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा तो क्लास खत्म हो चुकी थी और बहुत सारे छात्र अंदर बाहर आ जा रहे थे। मैं स्कूल के अंदर नहीं गया बल्कि बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा, क्योंकि लगभग 5:30 बजे वह अपने अमीर दोस्तों के साथ बाहर खाने जाने वाला था। और उस समय मैं स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। मेरे बाल पूरी तरह सफेद थे, मेरा सीना नंगा था और मेरी छाती पर एक उकेरा हुआ टैटू साफ दिखाई दे रहा था। मैं तुरंत सबके लिए एक तमाशा बन गया और लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखो, जरा उधर देखो। कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास रोने के लिए बहुत अच्छे कारण होंगे। थोड़ी ही देर बाद मुझे आखिरकार इस शिकार का असली लक्ष्य दिखाई दे गया। वह स्कूल से बाहर निकला, अपने अमीर दोस्तों के एक समूह के साथ हंसते बातें करते हुए। उसे देखते ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। इन्हीं अमीर लड़कों ने मुझे चारे की तरफ फेंक दिया था ताकि राक्षस मेरी तरफ आकर्षित हो जाए और वे अपनी जान बचाकर भाग सके। उसी घटना में मेरी 3 उंगलियां चली गई थीं और मैं लगभग मर ही गया था। ये याद आते ही मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई और मैं तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगा। उनमें से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का मुझे आते देख रास्ता देने का कोई इरादा नहीं रखता था और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, तू कौन है? अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। दूसरे ने मुझे मजाक उड़ाते हुए देखा और कहा, यह पागल आदमी कहां से आ गया? फिर वह मुझे चेतावनी देने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उसके पास पहुंचा और अपने बाएं हाथ से सीधे उसका गला पकड़ लिया। मेरे चेहरे के भाव इतने ठंडे और डरावने थे कि दोनों बॉडीगार्ड डर से कांप उठे। उनके कदम जो मेरी तरफ दौड़ने वाले थे अचानक वहीं रुक गए, जैसे वे जम गए हों। मैंने पैर उठाया और उनमें से एक को जोर से कुचल दिया। उसने दर्द से एक कराह निकाली और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर मेरे चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। आखिर मेरी पिछली जिंदगी में बिना किसी सुपर पावर के जागे हुए भी मैं जिलियन अपोकैलिप्स में पूरे 8 साल तक जीवित रहा था। मेरे दिल की अंधेरी परतें बहुत गहरी हो चुकी थीं। तभी एक बॉडीगार्ड ने दांत भींचे और इलेक्ट्रिक बैटन उठाकर मुझ पर झपट पड़ा। मेरे चेहरे पर क्रूर चमक उभरी और मैंने अपनी हथेली से उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वह बॉडीगार्ड ऐसे हवा में उछला जैसे किसी पतंग की डोर काट दी गई हो और सीधा दूर जा गिरा। जो छात्र घर लौट रहे थे उन्होंने यह दृश्य देखा तो डर के मारे पीछे हट गए। भाग जाओ, सब के सब भाग जाओ। तुम में से यहां मौजूद सिर्फ कुछ ही लोग 1 घंटे बाद तक जिंदा रह पाएंगे। ऐसी चीजों की चिंता करने का कोई मतलब नहीं। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ठीक शाम के 6 बजे थे। असली प्रलय आ चुकी थी। एक शहर के बाद दूसरे शहर से चीखें और डरावनी दहाड़ें गूंजने लगी। कुछ लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे
अचानक उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा, फिर उनके सिर फट गए और उनके भीतर से खून से लथपथ बेहद भयानक मुंह उगाए जो आसपास मौजूद लोगों को निगलने लगे। जो पेड़ पहले घनी शाखाओं और पत्तों से भरे हुए थे, वे अचानक मुरझा गए और गिर पड़े। उनकी जगह भयानक बेलें उगाईं और जैसे ही वे किसी इंसान से टकराती, वे उसे लपेट कर तुरंत निगल जाती। उसी समय मैं एक इमारत के 88वें फ्लोर के ऑफिस में खड़ा था। कांच की बड़ी खिड़कियों से पूरी शहर को नीचे देख रहा था। शहर की सड़कों पर तेजी से म्यूटेट होते राक्षस इंसानों के झुंडों का शिकार कर रहे थे। ये बिल्कुल नर्क जैसा दृश्य था और मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि मुझे सबसे तेज हथियार चाहिए था, ये कटाना। इन घिनौने राक्षसों से नंगे हाथों से लड़ना सच में मुश्किल था। तभी शिया वायु की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मास्टर, क्या हमें पहले कुछ राशन इकट्ठा करना चाहिए या पहले इस शहर के सेंट जोसा किंग से निपटना चाहिए? तभी ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ से एक महिला की चीख सुनाई दी। अगले ही पल एक महिला जो बिजनेस सूट पहने थी, घबराई हुई हालत में ऑफिस में घुस आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इतना करने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर हल्का कांप रहा था और उसके चेहरे पर गहरा निराशा छाया हुआ था। तुम कौन हो? तभी उसे एहसास हुआ कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई अजनबी मौजूद है और उसने 4 मरे हुए राक्षसों की लाशें भी देख लीं। मैंने उसे ठंडी निगाह से देखा, एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। महिला ने यह देखा तो वह जमीन पर लुढ़कते और रेंगते हुए रास्ते से हट गई और मुझे ध्यान से देखने लगी। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना बनी। वह मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करके राक्षसों को बाहर खींचेगी और फिर खुद लिफ्ट लेकर भूमिगत गोदाम में भाग जाएगी। रास्ते में वह पहले ही अपने कई सहकर्मियों को बलि चढ़ा चुकी थी। अब यहां किसी को देखकर उसके मन में तुरंत चालाकी भरा ख्याल आया। आखिर उसकी खूबसूरती देखकर कौन सा आदमी उसके आकर्षण में नहीं फंसेगा। तभी ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ से जोरदार धमाके होने लगे और बाहर से गिरती टूटती चीजों की आवाजें आने लगीं। इस बार महिला के पैर सच में जवाब दे गए। मैंने अपने पास खड़ी महिला की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। जो महिला अभी अभी खड़ी हुई थी वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। अचानक 2 म्यूटेटेड इंसेक्ट लाइक मॉन्स्टर्स अपने पंजे उठाकर मेरी तरफ झपटे। मेरी काटाना म्यान से बिजली की तरफ बाहर निकली। एक ठंडी चमक और 2 खून की धारें हवा में उछलीं और अगले ही पल उन दोनों राक्षसों के सिर उनके शरीर से अलग होकर गिर चुके थे। महिला पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह जल्दी से उठी और मेरी तरफ दौड़ी। मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और व्यंग्य से हंसते हुए मुड़ गया। वह घबरा कर बोली, बदले में मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी, बस मुझे अपने साथ ले चलो। वह दौड़कर मेरे पास आई और अपने कपड़े उतारने ही वाली थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इस अपोक्लिप्स में तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। मैं लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं तो तुम्हें यहीं मरते देखना पसंद करूंगा। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंची और दरवाजा धीरे धीरे खुला, तुरंत 4 राक्षस दिखाई दिए। उन्होंने लिफ्ट में इंसान देखते ही उत्साहित होकर दहाड़ लगाई और मुझ पर टूट पड़े। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से उन्हें एक एक करके ऐसे काट गिराया जैसे खेत में खरपतवार काटी जाती है या जैसे तरबूज को चीरना हो। तभी शियावायो बोला, मास्टर, हम कहां जा रहे हैं? क्या हम किसी अंडरग्राउंड गैंग को अपने अधीन करेंगे? आखिर एक आदमी की ताकत सीमित होती है। जिस गिरोह को मैं अपने अधीन करने वाला था उसमें 6 या 7 बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। मैं गुआंतियान बिल्डिंग से बाहर निकल आया। कुछ ही पलों में मैं रात के अंधेरे में गायब हो गया, जबकि शियावायो पीछे छूटे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स की लाशों को निगल रहा था। मेरा पेट जो थोड़ा खाली था वह भी भर गया, क्योंकि जिन राक्षसों को शियावायो खाता था वह ऐसा था जैसे मैं खुद उन्हें खा रहा हूं। शायद अब मैं सच में पूरी तरह इंसान नहीं रहा। जब से मेरी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन मुक्त हुए हैं, तब से रास्ते में मिलने वाले म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि मुझे देखते ही उल्टे भाग जाते हैं। फिर भी भले ही भूख अब गायब हो चुकी थी, लेकिन मुझे अभी भी प्यास लग रही थी। जैसे ही मैं पानी ढूंढने के लिए जाने वाला था, अचानक एक गली की दिशा से तेज गोलियों की बरसात की आवाज गूंज उठी।
रात के अंधेरे में दूर कहीं से लगातार फायरिंग हो रही थी। मैं कुछ ही कदमों में उस अंधेरी गली में घुस गया और सीधे उस जगह पहुंच गया जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। सुपरमार्केट के दरवाजे के सामने लगभग 20 या 30 भारी हथियारों से लैस सैनिक चारों तरफ पागलों की तरह गोलियां चला रहे थे। उनके सामने राक्षसों की एक अंतहीन लहर बढ़ती चली आ रही थी। गोलियों की आवाज और राक्षसों की दहाड़ें एक साथ मिलकर भयावह शोर पैदा कर रही थीं। लेकिन इतने सारे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के सामने, जिनमें से कुछ को मारने के लिए दर्जनों गोलियां लगती थीं, ये सैनिक साफ तौर पर घबराए हुए थे। तभी अचानक अंधेरे से एक मोटा और कसकर लिपटा हुआ टेंटेकल बिजली की तरह बाहर निकला और एक ही झटके में 3 या 4 सैनिकों को भेद कर उन्हें सीधे अंधेरे में खींच ले गया। साफ था कि अंधेरे में और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स छिपे हुए थे। कप्तान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत 2 ग्रेनेड्स उस अंधेरे की तरफ फेंके और फिर पागलों की तरह सुपरमार्केट के अंदर की ओर गोली चलाने लगा। सुपरमार्केट के अंदर 100 से ज्यादा बचे हुए लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। बाहर की गोलियों और राक्षसों की चीखों को सुनते हुए उनके शरीर डर से कांप रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि सेना की गोलियां लगभग खत्म होने वाली हैं, तभी उन पर हमला कर रहे मॉन्स्टर्स अचानक रुक गए और फिर धीरे धीरे पीछे हटकर बिखरने लगे। एक सैनिक घबरा कर बोला, यह क्या हो रहा है? क्या कोई और भी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर आने वाला है? कनर का दिमाग डर से सुन्न हो चुका था। वह कांपते हुए अपनी बंदूक अंधेरे की ओर ताने खड़ा था। तभी उन्होंने देखा कि सैकड़ों मॉन्स्टर्स अचानक किनारे हटकर बीच में एक रास्ता छोड़ रहे हैं, जैसे किसी भयानक दुश्मन के लिए रास्ता बना रहे हों। सैनिकों के हाथ जो अपनी बंदूकें पकड़े हुए थे, हल्के हल्के कांपने लगे। इतनी सारी राक्षसी प्रजातियां अगर किसी को रास्ता दे रही हैं, तो क्या वह उनका सबसे शक्तिशाली बॉस नहीं होगा? लेकिन अगले ही पल वे सब स्तब्ध रह गए। वह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति था। बस उसके पीछे 2 भयानक काले ड्रैगन मंडरा रहे थे। उसके गुजरते समय कोई भी म्यूटेटेड मॉन्स्टर उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक सैनिक घबराकर बोला, यह इंसानी रूप वाला मॉन्स्टर है। तुम इंसान हो या मॉन्स्टर? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं दोनों हूं, इंसान भी और मॉन्स्टर भी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं बस थोड़ा पानी लेने आया हूं। मैं राक्षसों की उस भीड़ को पार करता हुआ सीधे सुपरमार्केट की ओर बढ़ गया। इतने सारे मॉन्स्टर्स और यहां तक कि ड्रैगन का शरीर निगलने के बाद अब गोलियां मेरी त्वचा को भेद भी नहीं सकती थीं। इसलिए मेरे ऊपर तनी हुई 20-30 बंदूकों को मैंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अगर उन्होंने गोली चलाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें एक पल में खत्म कर दूंगा। सैनिकों में से कोई फुसफुसाया, सुना है म्यूटेशन से पहले इसी ने स्कूल के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड और यंग मास्टर लाइन को मार दिया था। अगर यह सच है तो यह पागल इंसान बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा है। एक सैनिक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग ज्यादा सोचो मत, मैं यहां सिर्फ एक बोतल पानी लेने आया हूं। यह कहते हुए मैं आराम से सुपरमार्केट के अंदर चलता गया। सच में मॉन्स्टर्स को निगलने से पेट तो भर जाता है, लेकिन उससे भयंकर प्यास लगती है। एक सैनिक बोला, हम यहां किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाने आए हैं। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, तो क्या हुआ? क्या इससे मुझे रोका जाएगा? मैं बस एक बोतल पानी लेकर निकल जाऊंगा। जैसे ही मैं सुपरमार्केट में दाखिल हुआ, वहां मौजूद करीब 100 सर्वाइवर्स मुझे डर से घूरने लगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैं सीधे फ्रिज के पास गया, एक बोतल मिनरल वाटर उठाई और एक ही सांस में पी गया। लेकिन एक बोतल से मेरी प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझी। लगातार 20 से ज्यादा बोतलें पीने के बाद जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सैनिकों और बचे हुए लोगों की नजरें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे वे किसी मॉन्स्टर को देख रहे हों। जब मैं लगभग 70% संतुष्ट हो गया, तब मैंने पीना बंद किया। तभी अचानक एक आदमी चिल्लाया, मैं जाग गया। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। उन्होंने देखा कि एक लंबा और दुबला आदमी उत्साह से अपनी हथेली को देख रहा था। उसकी हथेली में 9 शाखाओं वाला काला सितारा चमक रहा था। वह जोर से हंसने लगा और अगले ही पल एक काले रंग का एक्सोस्केलेटन आर्मर उसके पूरे शरीर को ढक गया। यह सब एक पल में हुआ। सब लोग हैरानी और अविश्वास से उसे देखने लगे। वह आदमी अचानक मेरी तरफ घुटनों के बल झुक गया और बोला, तुम इनह्यूमन मॉन्स्टर, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो?
मैंने उसे ठंडी और अंधेरी नजर से देखा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अभी अभी जागा हुआ एक साधारण सुपर वॉरियर मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार मुझे पहला सुपर वॉरियर मिला और वह भी मुझे देखते ही मुझे मारने की कोशिश करने लगा। वह आदमी चिल्लाया, जैसे ही यह मॉन्स्टर अंदर आया, मुझे यह पसंद नहीं आया, सब लोग हट जाओ, मैं इसे मार डालूंगा। उसके हाथ में अचानक रोशनी की एक तलवार प्रकट हो गई। यह एक शक्तिशाली एक्सोस्केलेटन आर्मर था। इसकी ताकत और रक्षा दोनों ही असाधारण थीं और यह हवा से हथियार भी बना सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इन सुपर वॉरियर्स से बेहद ईर्ष्या करता था। मुझे उनका एक्सोस्केलेटन आर्मर बहुत शानदार लगता था, लेकिन वह मेरी पिछली जिंदगी थी। अब भले ही मैं मांस और खून से बना दिखता हूं, मेरी ताकत बेहद डरावनी है। वह आदमी काली आर्मर में दहाड़ते हुए बोला, तुम दयनीय कीड़े, लगता है तुम्हें पता नहीं तुम किससे टकरा रहे हो। उसने लाल चमकती हुई लाइट स्वॉर्ड उठाई और मेरी तरफ झपटा। उसी समय मेरे पीछे के जुड़वां ड्रैगन जोर से दहाड़े और हवा में उड़ गए। अगले ही पल शियावाओ सीधे उस आर्मर पहने आदमी के गले तक पहुंच गया। यह दृश्य देखकर कई महिलाएं डर के मारे चीखने लगीं। यहां तक कि कप्तान गुरु ने भी अपनी सांस रोक ली। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहूं तो तुम्हारा दुश्मन बन सकता हूं और चाहूं तो नहीं भी। यह कहकर मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। गुरु मुझे दूर जाते हुए देखता रहा। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में बस खामोशी से मुझे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही मैं सुपरमार्केट से बाहर निकला, उन्होंने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। असल में मैंने उन्हें परोक्ष रूप से बचा लिया था, क्योंकि दरवाजे के सामने जमा हुए सारे मॉन्स्टर्स पहले ही गायब हो चुके थे। इन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स की नजर में मैं भी उन्हीं में से एक था। मेरे अंदर जीवन ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी। मैंने अंधेरे और डरावने कोने की तरफ देखा। अचानक वहां से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकला। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी मेज पर रखा स्वादिष्ट भोजन हूं। उसके पीछे के टेंटलस गोलियों की तरह तेजी से मेरी तरफ आए और मेरे शरीर को भेदने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी पल मेरा शरीर गायब हो गया और जब मैं फिर से दिखाई दिया तो मैं पहले ही उस टेंटिकल मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी तलवार उठाई, जिसकी धार पर काले ड्रैगन के उग्र पैटर्न चमक रहे थे। तलवार की चमक एक काली छाया की तरह लहराई और अगले ही पल उस विशाल मॉन्स्टर का पूरा शरीर एक ही वार में दो टुकड़ों में कट चुका था। यावायाओ पूरी तरह एक्साइटेड होकर खुशी खुशी आगे बढ़ा और उस मॉन्स्टर की लाश पर टूट पड़ा जैसे कोई शानदार दावत मिल गई हो। शियावायो हर निवाला निगलता गया और हर बार जब वह मांस का टुकड़ा खाता, मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर के अंदर गर्म ऊर्जा की एक लहर दौड़ रही है और मेरी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उस मॉन्स्टर का मांस और खून पूरी तरह निगलने के बाद मेरी परछाई जल्दी ही रात के अंधेरे में गायब हो गई। उसी समय यूएन सिटी के सबसे बड़े अंडरग्राउंड शेल्टर में एक मोटा और सीधा खड़ा आदमी, जिसके शरीर पर मिट्टी जैसे पीले रंग की आर्मर थी, अपने कंधे पर एक लंबी और पतली कद काठी वाली महिला को उठाकर अंदर आया। वह हंसते हुए बोला, बॉस देखो मैं किसे पकड़ कर लाया हुआ हूं। बॉस ने खुश होकर कहा, अच्छा काम किया सेकंड, तुम सच में छुआन की बेटी को किडनैप करके लाए हो। वह बेवकूफ लड़की छुआन सालों से हमें परेशान कर रही थी। अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। ब्लैक ड्रैगन गैंग हमेशा दबाव में जीती रही है, लेकिन यह एंड ऑफ द वर्ल्ड हमारे लिए एक असली मौका है। यह हमारा युग है, राजाओं का युग। वे व्यापारी और अमीर लोग जो हमेशा मनमानी करते थे, अब सबको खत्म कर देना चाहिए। तभी एक आदमी हंसते हुए बोला, बॉस आपको सीधे इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और फिर आपकी शादी का वीडियो बनाकर चुआन को यून सिटी भेज देना चाहिए ताकि वह उसे देखकर जलता रहे। उसी समय 3 पागल लोग भी जाग चुके थे और उन्हें मार्शल सुपर पावर्स मिल चुकी थी, इसलिए सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तभी बंधी हुई चुमेंची ने गुस्से में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी आसान शिकार हूं? उसी क्षण उसकी हाइपर मिलिट्री आर्मर एक्टिवेट हो गई और एक पल में उसके पूरे शरीर पर ठंडी चांदी जैसी मरीन आर्मर जम गई, जैसे उस पर बर्फ की परत चढ़ गई हो। तभी अचानक कोई आदमी भागता हुआ अंदर आया और चिल्लाया, बॉस एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर अचानक आ गया है। तीसरा मास्टर उसी के हाथों मारा गया। उसी पल एक आदमी जो खून और घावों से भरा हुआ था, बाहर से ऐसे अंदर फेंका गया जैसे किसी ने उसे जोर से उछाल दिया हो। ब्लैक ड्रैगन गैंग के बॉस का चेहरा सख्त हो गया और तुरंत उसके शरीर पर ब्लैक टाइगर आर्मर एक्टिवेट हो गई।
उसी समय शहर के बाकी सरगनाओं ने भी अपनी हाइपर मिलिट्री वेपन्स हथेलियों से एक्टिवेट कर दी और उनकी आर्मर के साथ फ्यूज हो गई। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ टिक गईं। तभी मैं बड़े बड़े कदमों से अंदर आया और पूरे हॉल को घूरते हुए देखा। फिर मेरी नजर थोड़ी दूर रखी एक ऊंची चांदी की पानी की टंकी पर जाकर रुकी। मैं बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, जैसे मुझे इन लोगों की आर्मर या उनके हथियारों की कोई परवाह ही नहीं हो। मैं टंकी के पास पहुंचा, सिर झुकाया और बड़े बड़े घूंट में पानी पीने लगा। जब तक मेरी प्यास थोड़ी शांत नहीं हुई तब तक मैं पीता रहा। उसके बाद ही मैंने कंटेनर नीचे रखा और उन सभी हाइपर मिलिट्री वॉरियर्स की तरफ देखा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम सब एक साथ आ जाओ। अगर हार गए तो तुम सब मेरे नौकर बनोगे। ध्यान रहे नौकर, सबो नॉर्डिनेट नहीं। ये सुनते ही एक आदमी चिल्लाया, कितना घमंडी आदमी है तू, इंसान है या मॉन्स्टर। तभी ब्लैक ड्रैगन गैंग का चौथा नेता मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी गति बेहद तेज थी और लगभग पलक झपकते ही वह मेरे सामने पहुंच गया। लेकिन मेरी नजर में वह घोंघे जितना धीमा था। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि सीधे हाथ उठाया और क्रैक की आवाज के साथ उसकी लाइट सोर्ड को हवा में ही पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उसे एक जोरदार लात मारी। मेरी ताकत इतनी भयानक थी कि ब्लैक ड्रैगन गैंग के चौथे नेता की आर्मर उसी पल फट गई और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ दीवार से टकराया और वहीं मर गया। मैंने हल्के से कंधे उचकाए और कहा, ओ है, माफ करना, लगता है मैंने अपनी ताकत ठीक से कंट्रोल नहीं की। फिर मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम में से कोई और भी मेरी ताकत आजमाना चाहता है? वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग फुसफुसाकर कहने लगे, ये क्या करना चाहती है? इसने हमारे चौथे भाई को इतनी आसानी से मार दिया। अगर हम सब मिलकर भी हमला करें तो भी शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर कहा, क्या मैंने अभी नहीं कहा था मेरे सर्वेंट बन जाओ? मेरी पेशेंस की भी एक सीमा है। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 1 मिनट है। तभी किसी ने पूछा, हम ब्लैक ड्रैगन गैंग को तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए? मैंने शांत स्वर में कहा, कारण बहुत सिंपल है। मुझे बाहर जाकर म्यूटेटेड क्रिएचर्स का शिकार करना है और उन्हें निगलना है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए साफ पानी इकट्ठा करें। अगर यह काम इतना जरूरी ना होता तो मैं पहले ही सबसे बड़े मॉन्स्टर्स को खोजने चला जाता, जैसे मंकी किंग को निगलने के लिए। तभी एक आदमी ने पूछा, अगर हम तुम्हारे सबोर्डिनेट बन जाए तो हमें क्या फायदा होगा? मैंने जवाब दिया, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम लोग सिर्फ मेरे लिए साफ पानी इकट्ठा करोगे। यह सुनकर ब्लैक ड्रैगन गैंग का आदमी जुहू समझ गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने बाकी बचे भाइयों के साथ झुककर मेरे सामने सिर झुका दिया और बोला, ठीक है, ब्लैक ड्रैगन गैंग आपकी सेवा करने को तैयार है। तब मेरी नजर शुमेनशी पर गई जो बंधा हुआ था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग का हिस्सा नहीं हूं, चाहे तुम कोई भी हो। मैंने कहा, अब जब तुम यहां हो और तुम भी एक आर्म्ड वॉरियर हो तो तुम्हें मेरा सबॉर्डिनेट बनना होगा। यह सुनकर शूमैन के चेहरे पर कड़वाहट दिखाई दी, लेकिन वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लूंगा और जिंदा निकल जाऊंगा। यह कहते ही मेरे पीछे के जुड़वां ड्रैगन जोर से गरज उठे। मैंने मन ही मन सोचा कि अपनी जिंदगी के पहले 18 सालों में से 6 साल मैंने दूसरों के दबाव में बिताए थे, लेकिन अब जब मेरे पास दूसरों की जिंदगी और मौत पर अधिकार है तो यह एहसास सच में बेहद सुखद और अजीब तरह से आनंद देने वाला है। शूमैन को लगा कि यह बात उसी से कही जा रही है, इसलिए वह जल्दी से बोला, मास्टर, मुझे अभी घर जाना है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। मुझे अपने परिवार की चिंता है और अब जब मेरी सुपर आर्मर जाग चुकी है मैं उन्हें जरूर देखना चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है, आज से यह जगह हमारा हेडक्वार्टर्स होगी। जब तक तुम लोग मेरे लिए पर्याप्त साफ पानी इकट्ठा करते रहोगे मैं तुम्हारी आजादी में दखल नहीं दूंगा। अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो मुझे बुला सकते हो, और अगर संभव हो तो इस अपोकलिप्स में दूसरे आर्म्ड वॉरियर्स को भी यहां लेकर आना। भले ही तुम्हारे पास मेरे जैसा इनविंसिबल मास्टर है, फिर भी ज्यादा लोग होना बेहतर है। शुमानिस ने कहा, तो मैं पहले घर जा रहा हूं, और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जोस आगे आया और बोला, मास्टर, मुझे लगता है वह वापस नहीं आएगा। मैंने शांत स्वर में कहा,
जो मौत ढूंढ रहा हो उसे रोका नहीं जा सकता। ये सुनकर जो के चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया और वह बोला, मास्टर, आपने इस हालत में भी म्यूटेशन का सामना कर लिया। आप सच में कमाल हैं। कोई भी इंसान गिबन का सामना नहीं कर सकता। मैंने कहा, मेरे लिए एक कमरा तैयार करो, मैं नहाना चाहता हूं। जो तुरंत बोला, मास्टर, मेरे साथ आइए। ब्लैक ड्रैगन गैंग में 100 से ज्यादा सदस्य थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे। कुल मिलाकर केवल कुछ ही आर्म्ड वॉरियर्स बचे थे। अभी उनमें से 2 मर चुके थे और इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी तलाश में थे। बाहर गए हुए कई लोग प्रोविजंस लेने निकले थे और अब तक वापस नहीं लौटे थे। पूरी सिटी में हर जगह इंसान और गिबियन मॉन्स्टर्स के बीच भयानक लड़ाई चल रही थी। यहां तक कि सुपर आर्मर्ड वॉरियर्स भी मौत से सुरक्षित नहीं थे, खासकर अगर उनका सामना किसी असली गिबियन टाइप से हो जाए। इन गिबियन मॉन्स्टर्स के बीच भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होते हैं ऑर्डिनरी गिबियन, फिर होते हैं ट्रू टाइप, उसके बाद आते हैं और भी खतरनाक प्रकार। सामान्य गिबियन मॉन्स्टर्स को बंदूकों से मारा जा सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रू टाइप सामने आ जाए तो हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले ही इंटेलिजेंस विकसित कर चुका होता है और बाकी क्रीचर्स को कमांड भी कर सकता है। ऑर्डिनरी गिबियन अपने समूह में बस एक साधारण सदस्य होता है, लेकिन ट्रू टाइप को अपने बीच